दो सौतेली बहनों की ससुराल में प्रेगनेंसी। अरे ये पर्स मेरा है। अमायरा छोड़ इसे, पापा मेरे लिए लाए हैं। पापा की सारी चीज तू ही ले ले, मैं तो उनकी बेटी हुई ही नहीं ना, समझती क्या है खुद को। ये पर्स मुझे दे दे, पापा ने तुझे वैसे भी बहुत कुछ दे रखा है, मैं छोटी हूँ, मुझे दे। मैंने बोला ना अमायरा, मैं ये नहीं दूंगी, छोड़ इसे, ये पर्स मेरे लिए बहुत खास है। दोनों उस पर्स की इतनी खींचातानी करती हैं कि उसके दो हिस्से हो जाते हैं और दोनों दीवार से टक्कर खाकर गिरते हैं। दोनों के सिर में चोट लग जाती है और अपने पिता अरविंद से शिकायत करते हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की कमियां निकालते हैं तो परेशान होकर अरविंद कहता है, बस बंद करो तुम दोनों, कितना एक दूसरे की चुगली करती हो। अरे तुम दोनों बहनें हो, प्यार से रहना सीख जाओ। ऐसे करोगी तो यही होगा। प्यार से रहती तो इसके दो टुकड़े नहीं होते, बारी बारी से इस्तेमाल करती। सारी अकल आप अमायरा को ही दे देना, अपनी बड़ी बेटी से कुछ मत बोलना, उसे तो सिर पर बिठा कर रखा हुआ है आपने। कुसुम तुझसे छोटी है, वो इतना नहीं कि तुझे की छोटी बहन को एक पर्स दे दूं, उसके पीछे लड़ रही हैं, दोनों ने सर फोड़ लिया। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप तो जानती हैं पापा ये पर्स मेरे बर्थडे पर लाए हैं, तो ये मेरा हुआ ना, मैं इसे अमायरा को कैसे दे दूं? वो अपनी मुझे कोई चीज नहीं दिखाती। मम्मी पापा देखो ये कैसे बोल रही है, सौतेली ये है पर बर्ताव मेरे साथ होता है, पापा बस उसे ही प्यार करते हैं, मुझे तो करते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अमायरा बेटा, तुम्हें पर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें भी पर्स ला कर दूंगा। कहने को दोनों शादी लायक हो गई हो, लेकिन लड़ती हो जैसे 5 साल की बच्ची हो। देखो प्यार से रहना सीख जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम दोनों का रिश्ता एक ही घर में देखा है। क्या पापा, मैं अपनी सौतेली बहन के साथ एक छत के नीचे एक ससुराल में बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे कहीं तो मेरी बेटी की खुशी से जीने दो, वरना शादी के बाद भी कुसुम मुझसे ऐसे ही लड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो उससे अब भी नहीं लड़ती, पता नहीं अमायरा मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। बस बहुत हो गया, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब तुम प्यार से रहने की तैयारी करो अपने ससुराल में। दोनों बहनें एक दूसरे को मुंह चिढ़ाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दरअसल कुसुम की माँ एक बीमारी के कारण चल बसी थी, जिसके बाद अरविंद ने दूसरी शादी कर ली। फिर उसकी जिंदगी में अमायरा आई। कहने को अरविंद दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है, पर अमायरा को ये लगता है कि वो उसके पिता का प्यार छीन रही है, इसलिए अमायरा उससे चिढ़ती है। खैर कुछ ही महीनों में अरविंद कलावती के दो बेटे समीर और विक्रम से अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर देता है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करती हैं। एक दिन अमायरा रसोई में रोटी बना रही थी, वहीं कुसुम को सब्जी काटता हुआ देख वो कहती है, हाँ आखिर ना करते हुए भी हम दोनों की शादी एक ही ससुराल में हो गई, और आज ससुराल में तीसरा दिन है। अगर आज कुसुम ने कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे सासू माँ की नजरों में गिरा दूंगी। क्या हुआ अमायरा, तुम कुछ कह रही हो क्या? तुम इतनी अच्छी नहीं हो जो मैं तुमसे काम करते वक्त बात करूं। कुछ नहीं बोला मैंने तुमसे। आज मेरी दोनों बहू क्या बना रही हैं? माँ जी मैं तो आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। और माँ जी मैं चाप और नान बना रही हूँ। आपकी पसंदीदा सब्जी है ना ये? अरे वाह बहू, तूने ये बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया और मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। जल्दी से खाना बना ले। आप थोड़ी देर रुकिए माँ जी, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। आखिर खाना बनाने के ट्रिक से भी माँ जी को अपनी साइड करना चाहती है ना, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे यहाँ पर भी सौतेला फील करवा कर ही रहूंगी। खाना बनाने के बाद सास दोनों के हाथ का बना हुआ खाना खाकर ज्यादा तारीफ कुसुम की करती हैं, जो कि अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस दिन के बाद से अमायरा कुसुम के काम को किसी न किसी तरीके से खराब करती है। कभी उसके खाने में ज्यादा नमक डाल देती है तो कभी पोछा लगाई हुई जगह को फिर से गीला कर देती है, जिससे कलावती के लग जाती है। फिर अमायरा चालाकी के साथ अपनी सास के चोट पर मरहम लगाकर उसे अपनी तरफ कर लेती है और कलावती को अपनी सौतेली बहन के बारे में भड़का देती है, जिसके बाद धीरे धीरे कलावती कुसुम बहू को ताने मारने लगती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों बहनों की तबीयत खराब होने पर कलावती उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, आ जाओ दोनों बहू। कलावती दोनों के घर आने के बाद उनकी नजर उतारती है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल वो इन दिनों अमायरा बहू का रखती है। कुसुम से कुछ कुछ चीजें पूछना कलावती जरूरी नहीं समझती थी। एक दिन केसर का दूध लेकर अमायरा को देती है। ले बहू, इस केसर दूध को पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और तू भी ले, हल्दी का दूध है ये। माँ जी मुझे भी केसर वाला दूध पीना था। कोई जरूरत नहीं है तुझे केसर वाला दूध पीने की, तू हल्दी वाला ही पी, पता भी है कितना महंगा होता है। पता नहीं माँ जी को अचानक क्या हो गया, शुरू में तो मुझसे बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब मेरी परवाह ही नहीं करती, बस अमायरा का ही ख्याल रखती है। यहाँ भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।
कुसुम कलावती के ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। एक शाम दोनों बहू के पैर बहुत सूजे हुए थे। अमायरा तो वैसे भी घर का कोई काम करती ही नहीं थी, सारा काम कुसुम ही करती थी, तो कलावती अपनी छोटी बहू के पैरों में मालिश कर रही थी। माँ जी, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हैं? पर जो भी कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है पैरों को। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसे समय में पैर बहुत सूज जाते हैं। अरे ओ कुसुम, जरा और तेल लेकर आना। तभी अपने सूजे हुए भारी पैरों से कुसुम बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आती है। तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, जो इतना धीरे धीरे आ रही है? नास बेटी। माँ जी, आप मत भूलिए, आपकी बड़ी बहू भी गर्भवती है। मेरे पैर सूज गए हैं, इसलिए धीरे धीरे आ रही थी। आंखों में आंसू लिए कुसुम कमरे में चली जाती है। कलावती अपनी दोनों बहू में से इस तरह भेदभाव करके उनका ख्याल रखती है। दोनों बहू का अब 9वां महीना चल रहा था। कलावती मंदिर गई थी, घर में कोई नहीं था। इतने में अमायरा संभल संभल कर सीढ़ियों से उतरती है, पर पैर फिसलने की वजह से उसके पेट में लेबर पेन शुरू हो जाता है। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर कुसुम फटाफट आती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा। अमायरा, अमायरा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही तेरे बच्चे को। मैं तुझे ले चलती हूँ, बस लंबी सांस ले। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है और दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ले जाना ही पड़ेगा हिम्मत करके। कुसुम हिम्मत करके अपनी बहन को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर जल्दी से दोनों बहनों को एडमिट कर लेता है। कुसुम बेटे को जन्म देती है और अमायरा बेटी को। इतने में पड़ोसी कलावती को हॉस्पिटल भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बहू ठीक तो है ना? कमाल की बात है, बस आप अपनी छोटी बहू के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन आपको अपनी बड़ी बहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी खुद आई और अपनी बहन को भी लेकर आई थी। पर दोनों के बच्चे अब सही सलामत हैं। शुक्रिया डॉक्टर, क्या मैं अपनी दोनों बहू से मिल सकती हूँ? हाँ, दोनों एक ही वार्ड में हैं। डॉक्टर की बात सुन कलावती को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वह कुसुम के सामने जाकर कहती है, तू मुझे माफ कर दे। तेरे साथ पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन शादी के बारे में मैंने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, तुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। कुसुम दी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बल्कि माँ जी को भी भड़का दिया था। उसके बाद भी आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, यहाँ पर लाई। आपका बहुत शुक्रिया। अब से मैं आपके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन अब मुझे खुशी है, हम बहनों की तरह हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह कलावती अपनी दोनों बहू की बलाइयां लेकर हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाती है। इसके बाद दोनों बहन ससुराल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। क्या है ये सब? मैंने कहा था क्यूकम्बर को अच्छे से काट कर लाना, पर तुमने ये सब क्या कर दिया? अब मैं अपने फेस मास्क के साथ कैसे लगाऊं इसे? श्वेता बेबी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक करके लाता हूँ। फिजूल की गलती पर श्वेता पैसों के घमंड के कारण अपने गरीब नौकर को बहुत डांटती है। ये सब होता हुआ उसका पिता अखिलेश देखता है। हरिया, तुम जाकर काम करो। श्वेता, बड़ों से कोई इस तरह बात करता है? तुम्हें यही संस्कार दिए हैं मैंने। अपने ऊपर पैसों का घमंड इतना हावी मत होने दो कि बेफिजूल में नौकर को डांटो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी शादी एक गरीब घर में कराऊंगा। What? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे गरीब खाने में कैसे भेज सकते हैं? बिना एसी के मैं नहीं रह सकती। कोई नहीं, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे लिए एसी भी भिजवा दूंगा, पर बेटा शादी तो तुम्हें उधर ही करनी होगी, एंड दैट्स माय लास्ट डिसीजन। अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना ही होगा। ऐसा बोलकर अखिलेश पंडित जी से एक अच्छे भले गरीब लड़के राहुल का रिश्ता देखकर शुभ मुहूर्त में अगले महीने ही दोनों की शादी करा देता है, जहां श्वेता की विदाई हो रही थी। माफ करना बेटी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही पड़ा। और चिंता मत करना, तुम्हारी सुविधा से सारी चीज दी है, और ये 20 लाख तुम्हारे लिए संभाल कर खर्च करना। डैड, यू डोंट फेयर विद मी। जा रही हूँ मैं उस गरीब खाने में, पता नहीं कैसे रहूंगी, पर आप खुश हो जाइए। राहुल बेटा, श्वेता का ख्याल रखना, उससे गुस्सा आए तो माफ करना, क्योंकि उसे आदत नहीं है ना ऐसे रहने की, पर वो कोशिश करेगी। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं बहुत ख्याल रखूंगा श्वेता का। श्वेता तो अपना ख्याल रख लेगी राहुल बेटा, लेकिन चिंता तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की है। पता नहीं लड़की क्या करेगी। कुछ देर बाद श्वेता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सास कविता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, इस छोटे से आशियाने में स्वागत है तुम्हारा। ओ माय गॉड, कितना छोटा घर है, एसी भी नहीं है, और वो पंखा इतना मरा मरा चल रहा है, पता नहीं कैसे रहूंगी मैं यहाँ। भाभी, मैं आपकी प्यारी ननद राधिका, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी, जो भी चाहिए आपको मुझे बताना।
तुम लोगों के पास देने के लिए कुछ है भी? इतने अमीर घर से आई हूँ मैं, और अपने घर को देखो। देख रही है कुसुम और कविता, तू इतनी अमीर लड़की ले आई लेकिन शक्ल से इतनी काली है मानो कोयले से मुंह धोकर आई हो। अरे राहुल बेटे के साथ जच भी नहीं रही। वही तो, घमंड तो देखो 7वें आसमान पर है, पर कोई इसे आईना दिखाए कि कितनी काली है ये। इतना अमीर होने के बाद भी गोरी नहीं हो सकी क्या तुम? बस बहुत हो गया। खबरदार जो मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी बोला तो पड़ोसी हो, पड़ोसी बनकर रहो। वैसे भी शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। बहू तो इनकी बातों का बुरा मत मान। आजा अंदर चलते हैं। आइए भाभी, अंगूठी की रस्म करते हैं। अपनी काली रंगत के बारे में सुनकर श्वेता को थोड़ा बुरा लगता है। कुछ देर बाद श्वेता और राहुल की अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, जिसमें श्वेता जीत जाती है। मैं जीत गई। ये लीजिए माँ जी अपनी अंगूठी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। मेरे रूम में एसी वगैरह लगवा दिया ना आपने? हाँ बेटी। ऐसा कहकर श्वेता अपने कमरे में जाकर गहने चूड़ियां इधर उधर फेंककर पूरे बेड पर पसर कर सो जाती है। अमीर घर की है ना, शायद इन्हें इस तरह से रहने की आदत हो। धीरे धीरे समझ जाएंगे, मैं जब तक यहाँ सो जाता हूँ। ऐसा बोलकर राहुल जमीन पर सो जाता है। अगले दिन वह शॉर्ट ड्रेस में आती है। भाभी आपने क्या पहना है? ऐसा मत करिए, आपको साड़ी पहननी चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बहू, ये तुमने क्या पहना हुआ है? देखो, एक लड़की साड़ी में ही बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। यकीन मानो, एक बार पहन कर तो आओ। जाओ, मुझे नहीं पहनना आता। ये सुनकर कविता उसे अपने कमरे में ले जाकर साड़ी पहनाती है। देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। नई नवेली बहुएं ऐसी ही अच्छी लगती हैं। हाँ ठीक है, मैंने आपके मन की कर ली। अब मुझे ब्रेकफास्ट में पास्ता चाहिए, प्लीज वो बनवा दीजिए। ठीक है बहू। फिर राधिका अपनी भाभी के लिए पास्ता बनाती है, जिसे खाकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजरता है। श्वेता अपने गरीब ससुराल में कोई काम नहीं करती, बल्कि उसकी हर फरमाइश को उसके गरीब ससुराल वाले हर हालत में पूरा करते थे। और जो उसके पिता ने 20 लाख रुपए दिए थे, उन्हें भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करके खर्च करती थी या फिर खाने का ऑर्डर करती थी। 4 महीने गुजर जाते हैं, उसके पैसे खत्म हो गए थे। 2-3 दिन तो बिना कुछ ऑर्डर किए रहती है, पर अब उसका महंगा पार्सल आने वाला था। क्या करूं, मेरा तो पार्सल आने वाला है और भूख भी लग रही है। डैड ने जो पैसे दिए थे वो सारे खत्म हो गए, और पैसे मांग लेती हूँ डैड से। ऐसा कहकर वह अखिलेश को कॉल करती है और अखिलेश कहता है, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे कि तुम उसे कम से कम 7-8 महीने चलाओ, और तुमने पैसे खत्म कर दिए। अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अपने ससुराल वालों की तरह रहना सीखो। कब तक पैसों का फिजूल खर्च करती रहोगी? इतने में अखिलेश कॉल काट देता है। डैड ने मेरा कॉल काट दिया, अब मैं कैसे रहूं? गरीबों से भी क्या मांगू? मेरा पार्सल आने वाला है, वो भी इतनी महंगी ड्रेस ऑर्डर की है मैंने, और अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने का भी बहुत मन है। क्या हुआ बहू, तू इतना परेशान क्यों है? हमें बताओ। आपको क्या बताऊं, मुझे पैसे चाहिए। मेरी 10,000 की ड्रेस आने वाली है और मुझे आइसक्रीम भी खाना है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तू चिंता मत कर, हम तुझे पैसे देंगे। हाँ भाभी, मेरे पास कुछ पॉकेट मनी रखी है, मैं देखती हूँ। श्वेता की सास और नंद एक एक कोना छान कर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं। राधिका अपनी गुल्लक को फोड़ देती है। फिर राधिका राहुल को कॉल करके श्वेता के बारे में बताती है। फिर आधी छुट्टी करके राहुल ऑफिस से वापस आता है। राधिका, मैं आ गया। घर में कितने पैसे इकट्ठा हुए? भैया बस 5,000 ही। अभी भी 5,000 चाहिए ही चाहिए। सभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैम, आपका पार्सल। 1,000 आप ऑनलाइन देंगे या कैश? माँ जी 5,000 हुए हैं, दीजिए। भैया अभी मेरे पास 5,000 रुपए हैं, बाद में ले लेंगे आप बाकी के 5,000? नहीं मैम, ये अलाउड नहीं है। भैया ये लीजिए पूरे 10,000, पार्सल दीजिए। तभी डिलीवरी बॉय चला जाता है और राहुल उसके हाथ में पार्सल देता है। तुम खुश तो हो ना? क्या बहुत खास ड्रेस है ये? मेरा बहुत मन था पहनने का। जल्दी से तुम इस ड्रेस में तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की आइसक्रीम खानी है ना? तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। सच? ठीक है। फिर घर के सभी लोग श्वेता के 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वह बहुत महंगी आइसक्रीम ऑर्डर करती है, पर कोई कुछ नहीं खा रहा था। वाओ, इसे खाकर तो मजा आ गया। आप सब क्यों नहीं खा रहे? बेटा तुम्हारी इच्छा थी ना यहाँ आना, हम खाकर क्या करेंगे, तुम खाओ। वैसे भी हम इतना महंगा खाना नहीं खाते। भैया आप फोन दीजिए, हम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आए हैं, एक फोटो तो खींच लूं। छोटी, वो तो मैंने बेच दिया। मुझे पता है, भाभी की ड्रेस के लिए और यहाँ आने के लिए आपने फोन बेच दिया। ये सुनने के बाद श्वेता को अजीब महसूस होता है। उसकी आंखों से आइसक्रीम खाते खाते आंसू आने लगते हैं।
अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या श्वेता? नहीं नहीं, आपने मेरे लिए अपना फोन बेच दिया। माँ जी और ननद जी ने मेरे लिए एक एक पैसा इकट्ठा भी किया, सिर्फ इसलिए कि मैं ये महंगी ड्रेस पहन पाऊँ और इधर आइसक्रीम खाऊं, और बदले में आप सबने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि आप लोग मेरे नखरे उठाओ। फिर ये सब क्यों किया? बहू, हम तेरे पैसों से नहीं तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए तेरी परवाह करते हैं, तेरी सारी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि तू बड़े घर से आई है। हाँ, मेरे बेटे ने तेरे लिए अपना फोन भी बेच दिया, पर कोई बात नहीं, वो तो कल आ जाएगा। माँ जी, राहुल, आज मेरी आंखों से पैसों और घमंड की पट्टी उतर गई। भले ही पैसे ना हो, लेकिन अगर अपनों का प्यार हो तो इंसान फिर भी जी लेता है। और अब से मैं कोई खर्चा नहीं करूंगी, मैं अब सुधरने की कोशिश करूंगी। तुमने इतना कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है बहू। मुझे खुशी है श्वेता कि तुम खुद से इस बात को समझ गई। दूर से ये सब होता हुआ अखिलेश भी देख लेता है और फिर वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और धीरे धीरे श्वेता भी पैसों की कद्र करने लग जाती है और घर के काम को संभाल लेती है।